बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कल हम पढ़ चुके थे, आपके इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे नाजिज्म और हिटलर का उदय तक का। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इसका पहला अध्याय जो कि है बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक, जिसका मतलब है कि वाइमर गणराज्य का जन्म। Germany, a powerful empire in the early year of 20th century, fought the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies England and France. Russia all joined the war, enthusiastically hoping again from a quick victory. Little did they realize the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. Germany made initial gains by occupying France and Belgium. However, the Allies, strengthened by the US entry in 1917, won, defeating Germany and the Central Powers in November 1918. The defeat of Imperial Germany and the ab- abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity. A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. Deputies were now elected to the German parliament of Reichstag on the basis of equal and universal votes cast by all adults, including women. This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. The peace treaty at Versailles with allies was a harsh and humiliating peace. Germany lost its overseas colonies, a tenth of its population, 30% of its territories, 75% of its iron, and 26% of its coal to France or Poland, Denmark, and Lithuania. The Allied powers demilitarized Germany to weaken its power. The war guilt clause held Germany responsible for the war and damage the Allied countries suffered. Germany was forced to pay compensation amounting to 6 billion. The Allied armies are also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s. Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in war but the disgrace as Versailles. बीसवीं शताब्दी के शुरुआत सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई, देखिए अब यहाँ पे एक होता है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया वाला ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यह है ऑस्ट्राई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 लड़ा था।
दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां ये सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इसे खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में डालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे बहुत सारे लोगों का रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह यह थी कि पहले इस युद्ध में जर्मनी को पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्त थोप दी थी। मित्र राष्ट्र के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। यह संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% एकदम शिवरिंग हो रही है मुझे इस वक्त। ये सब कुछ मैंने आपको बता तो दिया है ऑनलाइन। और 26% कोयला भंडार फ्रांस पोलैंड खत्म करने के लिए डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्र ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध पूर्वात्मक अनुच्छेद वार गिल्ड क्लॉज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों को ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनी ने न केवल इस हार के लिए बल्कि
वर्साय हुए इस अपमान के लिए भी वीमार गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। द इफेक्ट ऑफ वॉर, लड़ाई के प्रभाव। The war had a devastating impact on the entire continent, both physiologically and financially. From a continent of creditors, Europe turned into one of debtors. Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. The Republic carrier burden of war guilt and national humiliation, and was financially crippled by being forced to pay compensation. Those who supported the Weimar Republic, mainly socialist, Catholics, and Democrats, became easy targets of attack in conservative nationalist circles. They were mockingly called the November criminals. The mindset had a major impact on the political developments of the early 1930s as well. Soon after the First World War was left a deep impro- imprint on European society, and polite soldiers came to be placed above civilians. Politicians and publishers laid great stress on the need for men to be aggressive, strong, and masculine. The media glorified trench life. The truth, however, what was that soldiers lived in miserable lives in these trenches, trapped with rats feeding on corpses. They faced poisonous gas and enemy shelling, and witnessed their ranks reduce rapidly. Aggressive was propaganda. National honor occupied center stage in the public sphere, while popular support grew for conservative dictatorship that had recently come into being. Democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the established of interval Europe. युद्ध का असर। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप के मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यही थी कि पुराने साम्राज्यों द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय का अपराध बोध, राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों के में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और आर्थिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों में आक्रामक, ताकतवर और मर्दाने गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमामंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते
वह जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गईं, जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैल अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था।